मैं हूं अर्पिता आर्य। आज की सबसे बड़ी खबर पहले आप तक पहुंचा दे। चुनाव आयोग आज शाम 4:30 बजे 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कुछ ही घंटे बाद पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बंगाल में 6 से 7 चरणों में मतदान हो सकते हैं। साथ ही साथ असम में 2 चरणों में मतदान 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। वहीं तमिलनाडु में 1 चरण पर मतदान हो सकता है। और जानकारियां जो मिल रही हैं वो धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 5 राज्यों में बता दें आपको जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आज 4:30 बजे नजर होगी जब तारीखों का ऐलान होगा। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। क्या इस बार जनता ममता बनर्जी को दोबारा मौका देगी या फिर बंगाल में कमल खिलेगा? असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। क्या वहां सर्बानंद सोनोवाल को जनता का प्यार इस बार भी मिलेगा? तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। यहां जनता इस बार किसका राज तिलक करेगी? क्या जनता एआईएडीएमके को दोबारा मौका देगी या सत्ता में वापसी की आस लगाए डीएमके को जनता का प्यार मिलेगा? 30 विधानसभा सीट वाले पुदुचेरी में नारायणसामी की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में अपना बहुमत खोया है और यहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। केरल में सीपीआई के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। कोरोना काल के बाद किस तरह वोटरों का रुख बदलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ खास सहयोगी साथ है हमारे साथ। कोलकाता से यतेंद्र शर्मा साथ हैं, दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं। और विक्रांत, देखिए नजर 4:30 बजे पर जब आज तारीखों का और कितने चरणों में चुनाव होने हैं उसका ऐलान होगा। देखिए, बिल्कुल इस समय हम विज्ञान भवन पर ही हैं, दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर आज चुनाव आयोग 4:30 बजे ऐलान कर देगा। 5 राज्य हैं और सभी की निगाहें सबसे ज़्यादा बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि एक बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन 5 सालों में पूरी तस्वीर बदल गई है। और इसका अनुमान लोकसभा चुनाव के दौरान लगा था 2019 में, जब बीजेपी ने 18 सीटें जीत करके न सिर्फ टीएमसी को बल्कि सभी को चकित कर दिया था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की उससे पहले तक राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। तो लेकिन अब 5 साल के इस कार्यकाल के बाद अब आज बीजेपी वहां पर कड़ी टक्कर दे रही है, तो सबकी निगाहें वहां पर लगी हुई है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार टीएमसी के लिए अपना दुर्ग बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। ममता बनर्जी, जिन्होंने लाल किला कहा जाता था कि अभेद लाल किला है वाम दलों का, उसको ढहा करके सत्ता वहां पर ली थी, एक तरह से छीनी थी, क्योंकि ममता बनर्जी का एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा। लेकिन धीरे धीरे उनके शासनकाल में भी राजनीतिक हिंसा का जो चरित्र रहा बंगाल की राजनीति का, वो लगातार जारी रहा। उसे काबू करने में राज्य सरकार भी नाकाम रही, बीजेपी का एक बड़ा आरोप भी रहा। तो अब सभी की निगाहें इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। आज शाम को ऐलान हो जाएगा। और चूंकि पिछली बार बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल भी है, सुरक्षा को लेकर के भी लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 6 से 7 मतदान के चरण होंगे। पिछली बार पूरा 1 महीना लग गया था। 4 तारीख से मतदान शुरू हुआ था और 5 तारीख को जाकर अगले महीने खत्म हुआ था। 1 महीने का समय लगा था। तो इस बार हो सकता है कि थोड़ा गैप कम दिया जाए। 4-4 दिन का जो गैप होता था मतदान के हर चरण के बीच में, उसे कुछ कम किया जाए। और आज शाम को इसी विज्ञान भवन से, दिल्ली के इसी विज्ञान भवन से चुनाव आयोग सस्पेंस उठा देगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी। बिल्कुल, यानी नीरज देखिए, ये जो बिहार मॉडल है उसको फॉलो करने की बात सामने आ रही है। यानी ज्यादा दिन एक चरण से दूसरे चरण में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 4 मई से पहले पूरे ये जो प्रक्रिया उसको पूरी भी कर लेनी है। अर्पिता, देखिए सबसे खास बात यह है कि चुनाव की तारीख और चुनाव के चरणों से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इस बात में होती है कि चुनाव की घोषणा कब होगी और मतगणना की तारीख कब होगी। बीच में चरण तो होते हैं, मतदान कब होगा, इसमें ज्यादा लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। दिलचस्पी होती है कि चुनाव की घोषणा कब होगी। दूसरी अहम बात यह है कि आपने पूछा कि बिहार का प्रोटोकॉल लागू होगा। बिहार का प्रोटोकॉल बिल्कुल लागू होगा अगर कोरोना के मामले की बात करें, लेकिन बिहार मॉडल पे एक चीज चुनाव आयोग ने इस चुनाव में नहीं किया है कि बिहार की तरह चरण
का जो निर्धारण है, चरणों का जो निर्धारण है, वो इस बार के चुनाव में नहीं किया गया। बिहार में 6 फेज से 3 फेज में चुनाव आयोग ने चुनाव कराया था कोरोना की वजह से, लेकिन इन 5 राज्यों में इस मॉडल को लागू नहीं किया गया। लेकिन बाकी जो मॉडल थे बिहार के, वो लागू किए गए हैं, चाहे कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल हो, चाहे सेफ्टी मेजर्स हो, मूवमेंट हो अर्धसैनिक बलों का, इन तब के मॉडल का। बिल्कुल नीरज, आप रहिए जरा साथ। देखिए हमारे साथ यतेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो कोलकाता में मौजूद हैं और कोलकाता में देखिए चुनावी पारा जो है इस वक्त बढ़ा हुआ है, जहां एक तरफ 4:30 बजे नजर होगी कि आज तारीखों का ऐलान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, परिवर्तन यात्रा बाकायदा वहां पर हो रही थी। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल परिवर्तन यात्रा चल रही है और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है तो आज शाम को विधानसभा की जो तारीख है उनका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बंगाल की जो सियासत है वो अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां ममता बनर्जी लगातार हमले कर रही हैं बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। और जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े उसको लेकर उन्होंने स्कूटी रैली निकाली, तो उसके जवाब में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना रथ छोड़ दिया है और खुद स्कूटी लेकर बंगाल की सड़कों पर वो निकल चुकी हैं। पूरा काफिला उनके साथ है और एक जो माहौल बनाने की जो कोशिश है उसमें वो सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर रही है तो उसी तरह से जन सैलाब भी उनके स्वागत में यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ता भगवा और जो बीजेपी का झंडा है उसको लेकर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहाँ जहाँ स्मृति ईरानी जा रही हैं वो खुद श्री राम का नारा वहाँ पर लगवा रही हैं, यानी कि एक भगवा में नारा जो माहौल है वो बनाने की कोशिश है। और वैसे भी वो ऐसे इलाके में जा रही हैं, ऐसे कार्यकर्ता और खासकर आम जनता के बीच में जा रही हैं जिनका सीधा संबंध भगवान राम की शबरी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि झूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने जिस तरह से एक पहल की थी उसी तरह से उन गरीब और पिछड़ों दलित इलाकों में स्मृति ईरानी पहुँच गई हैं। और वो किसी रथ पर नहीं है, रथ से उतर कर स्कूटी पर सवार हैं, यानी कि सीधी सी रणनीति है और आक्रामक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से अपने प्रचार अभियान में हिस्सा लेती हैं उसका इसे पलटवार माना जा सकता है स्मृति ईरानी के द्वारा कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। इस तरह की कहानी, इस तरह की दिलचस्प राजनीति, इस तरह की सियासत बंगाल की राजनीति में दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, आप रहिए जरा सा। देखिए कोलकाता में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में परिवर्तन होकर रहेगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, परिवर्तन यात्रा आप निकाल रही है रथ से लेकर स्कूटी, कल ममता दीदी ने एक स्कूटी यात्रा निकाली थी, क्या उसका जवाब? देखिए आज सुबह आपने देखा यात्रा को शुरू करने में जानबूझकर प्रशासन विलंब करवा रहा था, कार्यकर्ताओं और रथ के बीच में गैप जानबूझकर बढ़ा रहा था। इसलिए हम सब ने प्रण लिया कि अगर रथ रोकोगे तो हम स्कूटी पे उतरेंगे, स्कूटी रोकोगे तो पैदल निकलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल अब बदलाव के पथ पर निकल चुका है, पश्चिम बंगाल अब परिवर्तन के पथ पर निकल चुका है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि महिलाओं का सम्मान बीजेपी में नहीं होता और एक महिला के घर में सीबीआई छोड़ दिया। मैं ये मानती हूँ कि ममता जी अपने कुकर्मों को और विशेषतः उनके परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उसके समर्थन में कोई भी अपशब्द या फिर कोई भी ऐसी बात कह सकती हैं जिसका सत्य से कोई सरोकार ना हो। ये भी सत्य है कि जहां पर साधारण गरीब महिला की सुरक्षा की बात आई थी पश्चिम बंगाल में, तो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने का संकल्प भारत सरकार ने देश भर के हर जिले में लिया था। सिर्फ पश्चिम बंगाल ने वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाने से इनकार कर दिया। आज प्रश्न उठता है ममता बनर्जी से कि जो सेंटर बनाने से महिला को अपने ही जिले में सुरक्षा, स्वास्थ्य और वकील की मदद एक ही स्थल पे मिल सकती है, महिला को इस प्रकार के समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी ने इनकार क्यों किया? महिलाओं को न्यायपूर्ण इस दृष्टि से क्यों वंचित रखा? स्मृति जी, ममता जी एक आरोप और लगा रही है कि कोई भी चेहरा नहीं जो बंगाल में आजकल चल रहा है। बंगाली बहुत अच्छा बोलती हैं, वर्सेज बाहरी लोग यहाँ पर। ऐसा मेरी तो माँ बंगाल से है, लेकिन विषय यह है कि हिंदुस्तान में बाहरी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी का ये कथन अपने आप में आपको इस बात का संकेत देता है कि वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि विकास के पैमाने पर उनके पास जनता को जवाब देने के लिए आज कुछ नहीं। एक सवाल और है, राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया में इतने साल तक सांसद रहे, अब साउथ में चुनाव है, क्या माने सोची समझी रणनीति के तहत नॉर्थ इंडिया का अपनी चुनावी राजनीति के लिए देश में प्रदेशों के बीच में फूट डालना, प्रदेश और प्रदेशवासियों का अपमान करना राहुल गांधी के लिए एक आम सी बात हो गई है। लेकिन हाल ही में गुजरात में जो परिणाम आए आपने देखा, जनता ने किस प्रकार
परिवार से उनकी फूट देने वाली इस राजनीति को मात दिया। भारतीय जनता पार्टी 85% सीटों पर जीती। परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, आपको उसके संकेत साफ मिल गए। तो तमाम सहयोगी इस वक्त साथ हैं। यतेंद्र का जल्दी से रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, इस वक्त आप कहां के लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं अभी स्मृति ईरानी का जो स्कूटी यात्रा जो निकल रही है, हम उसको उसके साथ हैं। सोनारपुर से वो यात्रा निकल चुकी है और आगे की तरफ बढ़ चुकी है और सीधे स्मृति ईरानी का सीधा टारगेट है कि जो आम लोग हैं, जो यहाँ के निवासी और खास पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके बीच में वो जारी है। और ऐसे बीजेपी को लेकर जो भ्रम ममता सरकार ने फैलाया है, जो महिला सम्मान की बात ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रही हैं, तो एक महिला कार्यकर्ता, एक महिला नेता उनके बीच में खुद पहुंच रही है और बता रही है कि किस तरह से जो एक भ्रम का, अफवाहों का जो माहौल तैयार किया जा रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्मृति ईरानी बीच बीच में रुककर उन लोगों से मिल रही हैं, उनको मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि महिला के नाते ही वो मोदी सरकार में आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर हैं और उनको मान सम्मान मिला। और तमाम ऐसी योजनाएं मोदी सरकार ने शुरू की हैं जो महिलाओं के सम्मान के लिए हैं, महिलाओं के रोजगार के लिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन ममता सरकार ने उन योजनाओं को बंगाल की धरती पर, बंगाल की जमीन पर उतरने नहीं दिया और ये केवल और केवल जो बदले की राजनीति है वो ममता कर रही हैं। तो इसलिए भ्रम में ना आए, इस तरह का समर्थन जुटाने का प्रयास यहाँ स्मृति ईरानी अपनी इस स्कूटी यात्रा में कर रही हैं। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसकी एक तस्वीर आसनसोल से सामने आई, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने मार्च किया। सुरक्षा बल के इस मार्च में आसनसोल के पुलिस कमिश्नर भी नजर आए। बंगाल में हिंसा की बढ़ती घटनाओं की वजह से चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल की 125 कंपनियां भेजी गई हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से वहां पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बंगाल के आसनसोल में सुरक्षा बल ने मार्च किया। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले ही बंगाल में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 125 कंपनियां तैनात करने का ऐलान किया था। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विक्रांत, जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के सामने किस प्रकार की चुनौतियां होंगी, एक तो कोरोना काल में चुनाव कराना, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने, क्योंकि केसेस कई जगहों पर बढ़ भी रहे हैं, खासतौर पर केरल की अगर बात करें। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती होगी, खासतौर पर बंगाल और असम में। देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बंगाल और असम दोनों ही जगह सुरक्षा एक बड़ा कारण है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने काफ़ी मशक्कत भी की है, बहुत विचार विमर्श किया है। और उसके लिए चुनाव आयोग का ये कहना है, ये दावा है कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको याद होगा कि बंगाल में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल थे, उनका यह आरोप था कि उनके उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, उनके समर्थक वोट नहीं डाल पाए थे। तो इस तरीके की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इन विधानसभा चुनाव में, इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार शुरुआत से ही कमर कस ली है। और जब चुनाव आयोग ने पहले से एडवांस टीम वहां पर भेजी थी सुरक्षा बलों की, उस पर भी टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि इससे पहले भी कई राज्यों में एडवांस टीम भेजी गई है और ये राज्यों की परिस्थिति के मुताबिक ये फैसला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस बात को लेकर चिंतित जरूर है, लेकिन उसका दावा है कि उसने तमाम पुख्ता जरूरी कदम उठाए गए हैं और जितनी जरूरत है एडिशनल फोर्सेस की, उसका इंतजाम कर लिया गया है। और एक बार जब वो तैयारियां पूरी हो गई हैं, उसी के बाद आज का वो दिन आया है जब चुनाव आयोग बिल्कुल, यानी 4:30 बजे वो वक्त है जब चुनाव आयोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करेगा कि कौन कौन सी तारीखों को किस किस राज्य में चुनाव होने हैं। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। क्या इस बार यहां जनता ममता बनर्जी को दोबारा भरोसा करेगी या फिर बंगाल में कमल खिलेगा, परिवर्तन की बयार बहेगी? असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। क्या वहां सर्बानंद सोनोवाल को जनता का प्यार इस बार भी मिलेगा? तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। यहां जनता इस बार किसका राज तिलक करेगी? क्या जनता एआईएडीएमके को दोबारा मौका देगी या सत्ता में वापसी की आस लगाए डीएमके को जनता का प्यार मिलेगा? तमाम सवाल देखिए नीरज हैं और उसका जवाब जनता को ही देना है। लेकिन जो पैटर्न हम देख रहे हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, 45 दिन का पहले आमतौर पर ऐलान के बाद वक्त दिया जाता था, लेकिन वो पैटर्न बदला है इस बार।
अर्पिता, बिल्कुल पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग ने अपने आप को बहुत बड़ा बदलाव किया कई मामलों में। आपको याद होगा कि विज्ञान भवन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होती थी, लेकिन तमाम विधानसभा चुनाव की घोषणा भी, ज्यादातर विधानसभा चुनाव की घोषणा अब दिल्ली के विज्ञान भवन में होती। यानी चुनाव आयोग इसको एक बड़े दिन के तौर पे पेश करना चाहता है, डेमोक्रेसी के एक महोत्सव के तौर पे पेश करना चाहता है। पहली बार होगा कि एक कमेटी का गठन किया गया तमाम राज्यों में। उस कमेटी में मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे, पुलिस के नोडल अधिकारी होंगे, अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी होंगे, जो बंगाल और तमाम 4 राज्यों में ये तय करेंगे कि कैसे अर्धसैनिक बलों के जवानों को और पुलिस के जवानों को तैनात करना, अपॉइंट करना है, अलग अलग जगहों पे तैनात करना है। इस पहली बार ऐसा होगा कि कमेटी का गठन किया गया है। पहले इस तरह से नहीं होता था। कमेटी में पहली बार अर्धसैनिक बलों के नोडल अधिकारी को जगह दी गई है, तो ये पहली बार हो रहा है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, मैंने बताया कि बिहार मॉडल पे ही कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत चुनाव होंगे 5 राज्यों में, जिनमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य हैं। बिहार मॉडल की तर्ज पे चुनावी चरणों को निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बात की संभावना कम होती है कि आप कानून व्यवस्था की चुनौती के बीच आप 2 से 3 चरणों में चुनाव करा ले। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की चुनौती है कि कैसे धन के दुरुपयोग को रोके। एक बड़े पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तमिलनाडु के लिए कि धन के दुरुपयोग को कम किया जाए, कैसे धन के दुरुपयोग को रोका जाए। इस बारे में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग जो है एक प्रेस रिलीज भी निकालेगा। और 2 मार्च को एक बड़ी बैठक होने वाली है कि 5 राज्यों के चुनाव में जो पैसे का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है, फ्रीबीज का इस्तेमाल होता है, उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए एक बड़ी बैठक 2 मार्च को चुनाव आयोग करने वाला है। बिल्कुल, जरा रहिए आप साथ, और चरण किस तरीके से डिवाइड होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कोलकाता में रैली के दौरान बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। 2 दिन पहले परिवर्तन रथ यात्रा रोकी गई थी, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए थे, तो अब बीजेपी ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया और अब स्कूटी यात्रा पर स्मृति ईरानी निकल चुकी है। रथ यात्रा पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी की रूपा गांगुली जी भी हैं। रूपा जी, अब परिवर्तन रथ यात्रा से अब स्कूटी भी यात्रा निकल रही है और ममता बनर्जी ने भी अभी स्कूटी यात्रा निकाली, क्या परिवर्तन होगा सच में? देखिए, ममता बनर्जी की स्कूटी में बैठना या बाइक में बैठना या जिसमें भी बैठना चाहे बैठे, हम तो कहेंगे कि वो अच्छे से चला ले उसको। राज्य सरकार तो चला नहीं पाई, तब इसी को चला ले ज़रा अच्छे से, जो भी करे ठीक से करे। देखिए, राजनीति का 2 महत्वपूर्ण विषय है, एक है लड़ना जीतना और दूसरा है जो सबसे अहम है, वो है जीतने के बाद जिम्मेदारी को सही ढंग से पालन करना। वो पालन तो वो कर नहीं पाई। 10 साल मिला उनको, 2 टर्म। अभी हर बात में जो मोदी 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 रट जपती रहती है, अब उनको तो ये पूछा जाए कि आप एक राज्य 10 साल में आप कुछ भी संभाल नहीं पाए बगैर सिर्फ नील और सफ़ेद रंग के, तो आप क्या बात करते रहते हैं। तो यतेंद्र, देखिए, जहां एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान आज होना है शाम 4:30 बजे, उस पर नजर होगी, वहीं दूसरी तरफ देखिए चुनावी पारा जो है वो खासतौर पर बंगाल पर बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ मैदान में स्मृति ईरानी कूदी है बीजेपी की तरफ से, रूपा गांगुली भी कूदी और आपने खुद बात की उनसे और उनका कहना है कि परिवर्तन होगा इस बार। देखिए, बिल्कुल रूपा गांगुली का साफ तौर पर कहना है कि 10 साल ममता सरकार राज्य को तो नहीं चला पाई, 10 साल से उनकी सरकार है और धीरे धीरे राज्य की स्थिति काफ़ी बेहाल हुई है, तो स्कूटी वो अच्छे से चला पाए, शायद उसी की कोशिश वो कर रही हैं। और जहां तक राजनीति की बात है, तो आज शाम को चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जो सियासत है वो वाकई में अगर देखेंगे, तापमान तो बढ़ा ही है, लेकिन सियासत का भी अपने पहुंच गया है और संघर्ष की भी स्थिति काफी जगह दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी नीरज, देखिए सवाल यहाँ पर चरणों पर भी, मतलब जो अभी संभावनाएं दिख रही हैं कि 6 से 7 फेज में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, ये जो फेज डिवाइड होगा वो किस आधार पर, जरा वो भी हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि 6 से 7 फेज बंगाल में जहां पर 294 सीटें हैं, वहीं तमिलनाडु में 234 सीटें और एक फेज में चुनाव होने की बात सामने आ रही है।
नीरज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये है इस वक्त कि 4:30 बजे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और 5 राज्यों में चुनावी बिगुल का शंखनाद एक तरीके से हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कहां पर कितने चरणों में होने हैं चुनाव ये भी साफ हो जाएगा शाम 4:30 बजे।